Hello everyone. In this video, we are going to do the topic the photoelectric effect. So no matter whether you are a +1 +2 student or a BSc student, this topic is for both the classes. So without wasting any further minute, let's get into the topic first. The photoelectric effect is the emission of electron from a substance exposed to electromagnetic radiation above a certain frequency. तो कहते हैं जो photoelectric effect है वो क्या है? emission of electron. emission of electron का मतलब electrons का बाहर निकलना from a surface usually metal. तो देखो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे मेटल सरफेस पर इंसिडेंट करवाएंगे. कौन सी रेडिएशन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. सपोज अ यूवी रे और यूवी रेज, एक्स रेज और नॉर्मल लाइट व्हाट्सएवर, राइट. तो हमने इसको इंसिडेंट कराया मेटल सरफेस पर. अब जो भी हमारी लाइट आ रही है, इट शुड बी ऑफ अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी. वेल दिस टॉपिक यू मस्ट हैव डन इन योर प्रीवियस क्लासेस एज वेल. द सर्टेन फ्रीक्वेंसी इज द लीस्ट फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल. सो व्हाट डज दैट मीन? देखो सबसे पहले मैं बताती हूँ. एक मेटल सरफेस रखा, मेटल सरफेस पे हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंसिडेंट करवा रहे हैं. अब वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जैसे हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं उनकी एनर्जी होती है E, दैट इज इक्वल टू H इंटू न्यू. यहाँ न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी. और H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, करेक्ट. तो यहां हमारे पास E, दैट इज द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू H इंटू न्यू, करेक्ट. तो अब होगा क्या, जब हम ऐसी न्यू फ्रीक्वेंसी के साथ एक लाइट को मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स, यहां कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा मेटल के सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट किया जाता है, बाहर निकल जाता है. तो उसे कहते हैं हम एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. और एमिशन कराने के लिए हमें एक छोटी से छोटी एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है जो हर मेटल सरफेस के लिए अलग अलग होती है, उसको मीटअप करना पड़ता है. सपोज कर लेते हैं हमारे पास सोडियम मेटल है. आई एम जस्ट गिविंग अ वेग एग्जांपल, दैट्स समथिंग आउट ऑफ द ब्लू. तो हमारे पास मान लेते हैं सोडियम के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, कम से कम भाई इतनी फ्रीक्वेंसी तो चाहिए, इसके बाद ही इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा. सपोज कर लेते हैं वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है x न्यू. तो जब भी अगर हमें x न्यू से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी, एनी इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मोर देन x न्यू आई, तो उस टाइम पर हमें जो रेडिएशन आई होगी दैट विल हेल्प टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन. यहाँ x कैन बी एन इंटेग्रल मल्टीपल. सपोज इट कैन बी 1 न्यू, 2 न्यू, एंड न्यू की वैल्यू आप कोई भी XYZ यू कैन फिक्स समथिंग लाइक 100, सपोज 100 हर्ट्ज. So I'm giving a vague example out of the blue. I don't know whether the exact answer to this is this or not. This is just an example sort of thing. After this, suppose ये हमारा सोडियम के लिए हमने रखा कि कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी तो चाहिए. अगर इंसिडेंट रेडिएशन इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा. अगर उसका फ्रीक्वेंसी हमारे x न्यू फ्रीक्वेंसी से कम है तो क्या होगा? चलो x न्यू छोड़ते हैं, इसको लिखते हैं x हर्ट्ज डायरेक्टली, करेक्ट. तो अगर हमारी फ्रीक्वेंसी x हर्ट्ज से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर नहीं निकलेगा. गॉट माई पॉइंट? इसे हम अभी अच्छी तरह से जब ये टॉपिक करेंगे ना, हर एक चीज याद हो जाएगी इस टॉपिक की. डोंट वरी. सो हर एक टॉपिक बताऊंगी, हर चीज समझाऊंगी. विल ट्राई कि वीडियो बहुत लेंथी ना हो जाए, बट मेरा मेन कंसेप्ट यही है कि हर एक चीज समझ आए. यू कैन इंक्रीज द वीडियो स्पीड ऑफ द वीडियो, व्हाटसएवर यू फील लाइक, गो फॉर दैट. Now, the photoelectric effect provides a direct confirmation for the energy quantization of light. कहता है जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये हमें पूरा कंफर्म करके देता है कि जो लाइट है ना
वो एनर्जी के टर्म्स मतलब क्वांटाज में एग्जिस्ट करती है। अब क्वांटा की बात करते हैं सबसे पहले। क्वांटा इज द डिस्क्रीट मतलब डिसकंटिन्यूअस यूनिट, और वी कैन से डिसकंटिन्यूअस पैकेट यूनिट और पैकेट ऑफ एनर्जी, तो उसे हम कहते हैं क्वांटा। और वही जब हम एक लाइट के लिए बात करें तो वही सेम चीज बन जाती है फोटोन, मतलब एक छोटे छोटे पैकेट्स के टर्म में हमारी लाइट जो है वो ट्रेवल करती है, वो छोटे से पैकेट को हम फोटोन्स कहते हैं, करेक्ट। और ये जो क्वांटास के रूप में एनर्जी का एग्जिस्ट करने का फिनोमिना है, इसे हम क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, और लाइट के लिए कहें तो क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं। एंड इज परहैप्स द मोस्ट कन्विंसिंग एविडेंस फॉर द क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो कहता है जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो क्वांटा के रूप में प्रेजेंट है, इसका बेस्ट प्रूफ ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। द एक्सप्लेनेशन टू दिस सिंपल फिनोमिना ओपन द डोर टू द रेवोल्यूशनरी मॉडर्न फिजिक्स कंसेप्ट्स रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ लाइट and wave particle duality. So what do you mean by wave particle duality? Do you have an idea about it? Wave particle duality होता क्या है? कहते देखो हमारा जो क्लासिकल फिजिक्स थी, क्लासिकल फिजिक्स ये मानती थी कि हमारी जो लाइट है या जो हमारे जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स हैं वो या तो वेव नेचर के हो सकते हैं या पार्टिकल नेचर के हो सकते हैं, करेक्ट। तो जो हमारे मटेरियल पार्टिकल थे वो हमारे पार्टिकल नेचर के लिए फॉर श्योर थे, और जो लाइट थी वो यू नो कि बहुत से चलता रहा कि वेव नेचर है पार्टिकल नेचर है, उसकी लड़ाइयां थी। तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी ऑफ देम। तो मटेरियल पार्टिकल वर कंसीडर्ड एज पार्टिकल। क्या होता है मटेरियल पार्टिकल? जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन हो गया, कोई प्रोटॉन हो गया, या इजी लाइफ में नॉर्मल लाइफ के एग्जाम्पल में कोई बॉल हो गया, कोई बॉल है, कोई बैट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पार्टिकल है, उसको हम कंसीडर करके चलते थे कि वो पार्टिकल ही है। पार्टिकल मतलब वो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, उसके साथ कोई वेव एसोसिएटेड नहीं होती। लेकिन जो हमारी क्वांटम फिजिक्स है उसका ये मानना है कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल हो या लाइट हो, कोई भी लाइट रेफर्स टू एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, करेक्ट। तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मतलब जिसे हम सिंपली रेडिएशंस लिख सकते हैं, और मटेरियल पार्टिकल के लिए मैं आई एम राइटिंग एम पार्टिकल्स। तो क्वांटम फिजिक्स ये कहती है चाहे रेडिएशन है चाहे हमारे मटेरियल पार्टिकल हैं, वो वेव की तरह भी एक्ट करेंगे, साथ ही में पार्टिकल्स की तरह भी एक्ट करेंगे। तो इसे कहते हैं वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। हाँ ये है, अगर एक बार में वेव है तो वेव की तरह ही एक्ट करेंगे, अगर पार्टिकल की तरह एक्ट कर रहे हैं तो एक बार में पार्टिकल की तरह ही एक्ट करेंगे। जैसे जब भी कोई चीजें आती जैसे इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, तो ये सारे टॉपिक्स जब हम डिस्कस करते हैं उस टाइम पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का और मटेरियल पार्टिकल का वेव नेचर कंसीडर करते हैं। बल्कि जब हम टॉपिक्स दूसरे कंसीडर करते हैं, लाइक जब हमें किसी की पोजीशन, मोमेंटम, इन सब चीजों के बारे में स्टडी करना है, तो उस टाइम पर हम पार्टिकल नेचर को कंसीडर करना बेटर समझते हैं। तो एक बार में हम दोनों नेचर्स को नहीं इकट्ठे साइमल्टेनियसली नहीं रखते, वी जस्ट पिक वन ऑफ देम फॉर टाइम बीइंग, और in order to understand the nature we try to pick up one of the nature, but in reality the thing is all the material particles they have a wave associated with them. All the radiations, whether they are in form of waves, we are considering them in form of waves, but still they have a particle nature with themselves. So this is something called the wave particle duality. In the upcoming video there will be a detailed video about this concept as well. In 1887, H.R. Hertz accidentally discovered the photoelectric effect in an experiment demonstrating the existence of radio waves. I just don't know how these physicists, they used to be experimenting on something else and they find something else. They discover one thing or the other out of the something X only. Suppose they were discovering, so they were studying about something this, a topic A, but at the end they would have discovered a topic B as well as a topic C as well. So that is physics. Okay, so in 1888 Leonard found the energies of the emitted electron to be independent of the intensity of the incident radiation. 1899 J.J. Thomson confirmed that the particles giving rise to
The photoelectric effects are electron. So these things are given. You can read it on your own because the main concept is something written downward. The photoelectric effect remained unexplained till 1905. तो ऊपर वाले कंसेप्ट में कहीं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात नहीं आई. Einstein recognized that Planck's idea of the quantization of the electromagnetic wave must be valid for light as well. So, following Planck's approach, he posted that light itself is made of discrete bits of energy. तो सबसे पहले ये जो क्वांटा वाली बात आई वो एनर्जीज के लिए आई थी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए आई थी, लाइट के लिए नहीं आई थी. फिर आइंस्टाइन ने क्या किया, प्लैंक की बात को उठाया और कहा हो सकता है ये लाइट के लिए भी हो. तो फिर उसने तब कहा कि लाइट भी ऐसे ही डिस्क्रीट मतलब डिसकंटिन्यूस बिट्स ऑफ एनर्जी में मूव ऑन करती है, उसे हम फोटोन कहते हैं. ईच ऑफ एनर्जी एच न्यू, और जो भी फोटोन है उनकी एनर्जी होती है एच इंटू न्यू. यहां पे एच प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है. न्यू बीइंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट. रॉबर्ट मिलिकन carried out a careful set of experiments verifying the prediction of Einstein. Einstein was awarded Nobel Prize in Physics for this thing, and Millikan received Nobel Prize for this thing. This is of no use to you. Let's continue. In photoelectric effect, photoelectrons are emitted from the surface of the metal when the light of certain frequency or higher than a certain frequency shines on the surface. Materials showing that photoelectric effect are called photoemissive materials. So what is that? सबसे पहले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या. कहते हैं जब फोटो इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल, एक मेटल की सरफेस पे जब इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट आती है और फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं फोटो एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दोनों में से कुछ भी. और जो भी मटेरियल पार्टिकल्स ऐसा नेचर शो करते हैं उन्हें फोटो एमिसिव मटेरियल कहते हैं, क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं. फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं इसलिए वो फोटो एमिसिव मटेरियल्स होते हैं. ठीक. और इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी वाली बात है वो बहुत पक्की है कि एक थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड, एक थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब एक कम से कम ये फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ही चाहिए, उसके बाद ही रिमूव होगा. तो ये कंसेप्ट देखो, डायग्राम बहुत ईजी है. इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट एच न्यू इसकी एनर्जी है, आई है, स्ट्राइक करती है मेटल सरफेस पे, एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शो किए गए. नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ऐसा क्यों होता है. आइंस्टाइन प्रोवाइडेड successful explanation of the photoelectric effect using Planck's quantum hypothesis and viewing light as a stream of particles. आइंस्टाइन ने कहा लाइट जो है वो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स की तरह. एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल को नॉर्मल लाइफ में कैसे ड्रॉ कर पाएंगे. आई एम जस्ट गिविंग अ वेग एग्जांपल, यू आर नॉट गोइंग टू शो इट इन योर एग्जाम्स. जैसे सपोज लाइक दिस, डिस्क्रीट यूनिट्स हैं एंड इसे हम पैकेट्स भी कह सकते हैं. मैंने बहुत छोटे पैकेट बनाया दो, यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस एज वेल. करेक्ट. तो कुछ इस तरह से फोटोन्स को माना जाता है कि जो भी लाइट है वो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, मतलब जो भी लाइट है वो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल की तरह देखा जाए. एक कंटिन्यूस सेट में ना देखा जाए कि वो ऐसे बह रही है, ऐसे देखा जाए कि एक पार्टिकल यहाँ, फिर पार्टिकल यहाँ, फिर पार्टिकल यहाँ, फिर पार्टिकल यहाँ. लिंकअप नहीं है उनमें. ठीक. ऑलराइट. ईच फोटोन हैज एन एनर्जी. हर फोटोन की अपनी एनर्जी है विच डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट. और वो डिपेंड किस पे करती है, लाइट की फ्रीक्वेंसी पर. जैसे मैंने फॉर्मूला बताया E इक्वल्स टू एच न्यू. एच यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, तो किस पे वेरी करने वाली है, न्यू पर. ऑलराइट. द हायर द फ्रीक्वेंसी द लार्जर इज द एनर्जी. Thus, photon of red light would have less energy than a photon of blue light. तो देखो सबसे पहले तो ये बात है, अगर हम विब ग्योर लिखें यहाँ तो ये पता होना चाहिए, दिमाग में फिट होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा किसकी कम, वेवलेंथ किसकी ज्यादा किसकी कम. अगर मैं ये वाला स्पेक्ट्रा की बात करूं, स्पेक्ट्रा के 3 कलर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये कुछ ब्लू लाइट की तरह कंसीडर किए जाने चाहिए. येलो, ऑरेंज, रेड, ये थोड़ा रेड को ही रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये जो पहला वाला ऑर्डर है इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है. लास्ट वाले ऑर्डर तक आते हुए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ जाती है. तो हमारी जो एनर्जी है वो तो डायरेक्टली सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है. तो इसी बात से पता चलता है ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने के कारण एनर्जी ऑफ ब्लू लाइट शुड बी मोर एज कंपेयर्ड टू रेड लाइट. तो रेड की फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण एनर्जी कम होगी,
ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने के कारण एनर्जी ज्यादा होगी, तो E इक्वल्स टू एच न्यू। अच्छा, एक और कंसेप्ट यहाँ पे साथ में डालते हैं। हमें पता है C मतलब स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स न्यू, पता है ये कंसेप्ट। तो यहां से देखो मैं न्यू की वैल्यू निकाल सकती हूँ, दैट इज C डिवाइडेड बाय लैम्डा, तो बस वो वैल्यू मैं लिख सकती हूँ। तो अब देखो एनर्जी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। Alright, so where frequency nu is the frequency, lambda is the wavelength, h is the Planck constant, c is the speed of light in the vacuum. So energy के हमें दो वैल्यूज मिल गई in term of wavelength and in term of frequency. Okay, now when a photon of energy h nu is incident on the surface of a photoemissive material, कहता है एक हमारा मेटल सरफेस है जो फोटो एमिसिव मटेरियल है, कहते जब एक फोटोन h nu एनर्जी का उस पे आके इंसिडेंट करता है, अ पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी इज यूज्ड टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बाइंडिंग फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस। अब सबसे पहले सब कुछ ढंग से समझते हैं। देखो सबसे पहले एक एटम कंसिडर करते हैं। एटम में अंदर की तरफ होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर होगा कहीं इलेक्ट्रॉन होगा, करेक्ट। कोई भी nth शेल में इलेक्ट्रॉन होगा, आई एम नॉट शोइंग कौन से में है, कोई भी बाहर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब देखो हम सब ये जानते हैं कि यहां पर न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होने के कारण न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, बांध के रखता है। तो जो भी अगर एक मेटल सरफेस की हम बात कर रहे हैं, अगर कोई लाइट आती है इस इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेके जाने के लिए या इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने के लिए, तो उसको ये एनर्जी को इस फोर्स को ओवरकम करना होगा ताकि ये दोनों एक दूसरे से बिछड़ सके और फिर इलेक्ट्रॉन आगे जा सके। तो कहते हैं जो भी हमारे पास फोटोन है, फोटोन लेकर आया एच न्यू एनर्जी, इतनी एनर्जी है फोटोन की, तो कहते हैं ये जो एच न्यू एनर्जी है इसमें से एक छोटा सा पार्ट, मान लो दो हिस्से कर देते हैं, एक पार्ट दिस, दूसरा पार्ट दिस, कहते हैं एक छोटा सा पार्ट जो है वो इस बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम करने के लिए यूज हो जाता है। बचा हुआ छोटा सा पार्ट इस इलेक्ट्रॉन को एज काइनेटिक एनर्जी दे दिया जाता है। मतलब ये मान सकते हैं कि आया जी, ये फोटोन आया, सपोज ये मेरा फोटोन मान लेते, फोटोन आया है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इलेक्ट्रॉन किसी चीज से बाउंड है और मैंने जोर से धक्का दिया, इलेक्ट्रॉन उस बाउंड चीज से हट भी गया और साथ में एक उसको फ्रीक्वेंसी भी एनर्जी भी मिली। एनी अदर वे टू शो व्हाट आई एम ट्राइंग टू, ओके। तो मैं इसको ना के बराबर थोड़ा सा एकदम बाइंड कर देती हूँ इसके साथ, करेक्ट। अब मेरा फोटोन आएगा, फोटोन आने के बाद इसको थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी देता है। देखो मेरा छोटा सा फ्रीक्वेंसी का फोटोन आया, इसको सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी से दूर कर पाया। मेरी बात समझना बहुत आराम से। सबसे पहले मैं फोटोन लेकर आई, मतलब मेरा एक इंसिडेंट रेडिएशन आई, उनमें सिर्फ इतनी ही एनर्जी का था कि वो इन दोनों के बीच की जो बाइंडिंग थी, मतलब इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको ओवरकम कर पाया, करेक्ट। तो ये जो मिनिमम एनर्जी है, कहते हैं इससे कम एनर्जी अगर लगाई होती, इससे कम अगर मैं फ्रिक्वेंसी लेकर आई होती, तो क्या ये मूव करता, क्या ये अलग होते, नहीं होते। तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड in order to overcome the binding force between the electron and the nucleus, तो कहते हैं वो जो मिनिमम एनर्जी है, उस मिनिमम एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। आई विल गिव यू अ डिटेल्ड डेफिनेशन ऑफ इट इन द एंड ऑफ द वीडियो एज वेल, ओके। तो मिनिमम एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। तो कहते हैं अब होगा क्या, एच न्यू हमारी इतनी कम ही फ्रिक्वेंसी थी कि वो सिर्फ और सिर्फ BE के इक्वल थी, तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन जो है बस अलग हो जाएगा न्यूक्लियस से। और ये देखो मान लो ये है मेरा इलेक्ट्रॉन का पूरा ये एटम मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं यहां आ जाएगा, बस उसको कोई एनर्जी नहीं मिलेगी। पहले वो इसके अंदर ऐसे बाउंड था, अब वो उसके बाउंड नहीं, उसके बाहर आ गया थोड़ा सा, दैट्स इट। बट अगर मैं और एनर्जी के साथ आती, मतलब मेरा जो फोटोन है वो E इक्वल्स टू एच न्यू की जो न्यू की वैल्यू अगर ग्रेटर होती तो क्या होगा, ज्यादा एनर्जी का है, तो देखो दिस इज गोइंग टू हैपन। सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी ओवरकम होगी और उसके बाद बची हुई सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी जाएगी एज अ काइनेटिक एनर्जी। तो बस यही होगा, यही फॉर्मूला है। देखो यहां पे मैं अगर इसको लिखूं, पहले इससे पहला स्टेप आएगा EK plus BE equals to H nu. I should have written H nu to that side, but it's not a big deal. Okay, तो यहाँ पे EK represents the kinetic energy, BE represents the binding energy, H nu represents the energy of the incident photon. Okay, so let's read the paragraph once again. Let's look at the diagram as well.
When a photon of energy h nu is incident on the surface of a photoemissive material, a part of the energy is used to release the electron from the binding force of the nucleus, and the rest is imparted to the electron as the kinetic energy, as I told you, very same. Therefore, the kinetic energy of a photoelectron is a linear function of the incident frequency and is expressed as, तो कहते हैं इसमें हम kinetic energy कैसे निकालेंगे, देखो BE को उस तरफ ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी एच न्यू माइनस बीई। तो कहते हैं इस काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। डायग्राम को देखते हैं। देखो हमारे पास सबसे पहले ये है मेटल का सरफेस, फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल गया, करेक्ट, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल गया। कहता है जो पूरी एनर्जी इस कंसेप्ट में लगी ना, पूरी एनर्जी जो लगी वो थी एच न्यू, मतलब यहां से निकल के निकलना एंड आगे जाना। कहते ये जो एनर्जी लगी दैट इज एच न्यू, और उस एच न्यू में जो काइनेटिक एनर्जी है वो है इतनी सी एरिया में जहां लगी, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम करके यहां तक आया, तो कहते उस टाइम पे एनर्जी लगी W, और फिर जो बची हुई एनर्जी थी वो कितनी हो गई एच न्यू माइनस W, तो उस एनर्जी से वो आगे मूव ऑन कर रहा है। ठीक है, नाउ इफ द इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्बिंग द इंसिडेंट फोटोन इज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देन द बाइंडिंग एनर्जी विल बी मिनिमम। तो कहते हैं अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो बाइंडिंग एनर्जी कम से कम होगी, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर के शेल में है, मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो हॉस्टल में रह रहा है, तो उसका अपने घर वालों का उनके ऊपर चेक कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन को आराम से बाहर जाने की परमिशन मिल जाएगी। बट वहीं अगर इलेक्ट्रॉन घर के पास रहता है किसी पीजी में, तो उस पर चेक रखा जा सकता है, जिसके कारण उसको बाहर जाने की परमिशन इतनी इजीली नहीं मिलेगी। और वहीं अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के एकदम पास, मतलब मान लो घर में रहता है, तो उसे बाहर जाने की परमिशन बिल्कुल नहीं मिलेगी। एंड आई एम टॉकिंग कि बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं उस टाइम पे, तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगी। तो देखो 3 केसेस आ गए। अब तीनों केसेस बहुत अच्छी तरह से आपको ये कंसेप्ट को समझाने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले बाहर वाले जो है हमारा वैलेंस शेल है, तो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से नॉकआउट किया जा सकता है। तो उसको नॉकआउट करने के लिए हमें कम से कम एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो होती है लीस्ट। So the least energy required in order to eject the electron out of the surface of the metal, that minimum energy is called the work function. As I told you before that I am going to give you the definition of it as well. तो ये मिनिमम एनर्जी लिख गई। इसके बाद अगर कोई और शेल से, मान लो ये था n शेल, अगर मैं n-1th शेल से कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना चाहूं तो मुझे और एनर्जी देनी होगी। तो दैट इज द केस। Now, the work function is the binding energy of the least tightly bound electron and is thus the minimum energy required to release an electron from the atom. Further, if the ejected valence electron is present on the surface of the photoemissive material, then it will leave the surface with the maximum kinetic energy. कहता है अगर सिर्फ हम ऊपर से ही लेकर जा रहे हैं ना, मतलब ऊपर ही पड़ा था, ऊपर से छत से उड़ा के ले गए, अगर ऐसा कोई सीन है तो उस केस में बाइंडिंग एनर्जी हमें लीस्ट चाहिए। मैंने बोला बाइंडिंग एनर्जी लीस्ट होती है, मतलब हमें एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम करने के लिए कम एनर्जी चाहिए। तो मतलब देखो मान लो मेरे पास 1000 रुपीज है, 1000 रुपीज में से गेट कीपर को अगर मेरे को 100 रुपए देने हैं तो आई विल बी लेफ्ट विद 900 मोर। तो ये 900 मेरी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है और ये 100 मेरी बीई की वैल्यू है। बट सपोज कि गेट कीपर से 50 मांगता है तो मेरे पास 950 बचेंगे, मतलब मेरी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी ज्यादा। तो वही केस है, कहते जब हम बाइंडिंग एनर्जी बात करते हैं वर्क फंक्शन के केस में, कि अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर वाले शेल से ही निकल रहा है, आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकल रहा है, वैलेंस शेल से बाहर निकल रहा है, तो बाइंडिंग एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। तो एनर्जी कैन बी रिटन लाइक दिस एज वेल, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि इस केस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा से ज्यादा मिल पाएगी इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि कम से कम एनर्जी लगी, कम से कम पैसे लगे गेटमैन को देने के लिए, तो बाहर ज्यादा पैसे के साथ जा सकेंगे। ऑलराइट, नाउ एक्सपेरिमेंटल सेटअप, कि देखो एक्सपेरिमेंट तो किया गया होगा तभी आगे सब कुछ स्टडी हुआ, तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था क्या? तो देखो बड़ा इजी है एक्सपेरिमेंटल सेटअप। यहां लगाया है कैथोड, यहां लगाया है एनोड, मतलब कुल मिला के 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं। 2 इलेक्ट्रोड है, अभी कैथोड एनोड तो बनाया ही नहीं, अभी बनाते हैं उसे। तो ये जो मेरा कैथोड साइड है सी, दिस इज लिंक्ड अप विद द नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी। तो मैंने उसको पोटेंशियल डिफरेंस दे रही हूँ, नेगेटिव साइड को जो लगा वो कैथोड, जो पॉजिटिव साइड को लगा है वो मेरा एनोड। इसके अलावा पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाया है, हमें पता है वोल्ट मीटर पैरेलल में ही लगता है। इसके अलावा सीरीज में एमीटर लगाया है, माइक्रो एमीटर यूज कर रहे हैं क्योंकि बहुत थोड़ा करंट प्रोड्यूस होता है। अब इसके अलावा साइंस में बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, डायग्राम तो बन जाती है, इनके साइंस क्या होंगे वो समझ नहीं आती। ये साइन बन गए, इसी के बेसिस पे मैं दोनों को बताती हूँ कैसे बनेगा। देखो जब हम नेगेटिव से मूव करें, जो टर्मिनल पहले आया
एमीटर का, दैट शुड बी नेगेटिव। अगला पॉजिटिव हो गया। अगेन यहां से आगे मूव करेंगे, वोल्ट मीटर का जो टर्मिनल पहले आपके सामने आया दैट इज नेगेटिव, अदर वन विल बी पॉजिटिव। डन। ओके नाउ ये था मेरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब उस सेटअप में और दो चीज देखो, यहां मेरे पास एक रियोस्टैट है, वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा एक ये ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब है, इसके अंदर हवा नहीं है। होगा क्या, इंसिडेंट रेडिएशन आएगी, कैथोड पे पड़ेगी, कैथोड मेटल सरफेस है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो देखो हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है नेगेटिव, कैथोड होती है नेगेटिव, एनोड होती है पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागने लगेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा, और वो करंट बहुत थोड़ा होगा, इसलिए माइक्रोमीटर लगाया है करंट को नोटिस करने के लिए। Got my point? जल्दी से रीड कर देती हूँ इसे। The experimental setup for studying the photoelectric effect is shown in the figure. It consists of an evacuated glass tube G having two electrodes C and A. The photoemissive electron C is connected to the negative terminal of the battery and is known as photocathode. The electrode A acts as the anode and is connected to the positive terminal of the battery via rheostat. The rheostat helps to maintain a desired potential between the anode and the photocathode C, which subsequently emits the photoelectrons. These photoelectrons gets attracted toward the positive potential of the anode, resulting in the generation of photoelectric current in the circuit. The photoelectric current is measured with the help of microammeter. Potential difference between the electron is measured by voltmeter. Everything I have told you exactly the same, correct? Now, there were few experimental observations. So, I have made some notes out of it for the experimental observations. So, at first, take a look at it. I know you will be like, what is this? Why is everything written just on one single page? So, this is something how I work. जब मुझे नोट्स बनाने हैं, मुझे एक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सपोज मैंने एक टॉपिक उठाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर एक पेज पे है या ज्यादा से ज्यादा 2 पेज पे है, तो आई विल थिंक, जब मेरा माइंड काम करेगा तो आई विल बी लाइक एग्जाम से पहले मुझे पढ़ना है। मैं एग्जाम से पहले पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ सकती, दिस इज समथिंग फॉर श्योर। पूरा सब चैप्टर नहीं पढ़ा जा सकता, चैप्टर के मेन टॉपिक्स पढ़े जा सकते हैं। बुक से पढ़ने के बदले एग्जाम से पहले मैंने रात को पढ़ने बैठा, तो ऑब्वियसली मैंने अगर रात को पढ़ने बैठ रही हूँ तो अगर नोट्स 2 पेज में लिखे होंगे, 1 पेज में लिखा होगा, ऑब्वियसली मैं उसे पढ़ूंगी। और अगर नोट्स मेरे 10-12 पेजेस में बने हैं तो मैं उसको नहीं पढ़ पाऊंगी, तो जिसके कारण एक इजी टॉपिक के भी नोट्स नहीं पढ़े होंगे तो वो टॉपिक रह जाएगा। तो ऑलवेज ट्राई टू मेक शॉर्टर एंड शॉर्टर नोट्स। तो स्टार्ट करते हैं, हर एक चीज इस नोट्स में मेंशन्ड है एंड लेट्स गो इनटू दिस। नंबर 1, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंटेंसिटी क्या होती है? इट इज नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बहुत बच्चों को इस चीज का समझ नहीं आता, मैं समझाती हूँ। अगर एक जगह हमने लिया है एक 50 वॉट का बल्ब, दूसरी तरफ लिया है 100 वॉट का या उससे ज्यादा वॉट्स का बल्ब, 250 वॉट का बल्ब, तो ज्यादा लाइट कौन देता है? सोच के बताओ, 50 वॉट का बल्ब या 250 वॉट का? ऑब्वियसली एक 250 वॉट का बल्ब ज्यादा लाइट देता है। तो वो जो वेरिएशन है ना, उसे ही कहते हैं कम इंटेंसिटी और ज्यादा इंटेंसिटी, कम रोशनी और ज्यादा रोशनी। तो रोशनी का फर्क आता कहां से? रोशनी का फर्क आता है नंबर ऑफ फोटोन से। मैंने बोला लाइट जो है वो फोटोन्स की तरफ मूव करती है, मतलब पैकेट्स में मूव करती है। तो जिसमें ज्यादा पैकेट्स होंगे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो ज्यादा इंटेंसिटी होती है। फिर से मेरी बात समझाऊं, हमारे पास एक लाइट कम, मतलब एक 50 वोल्ट का बल्ब है, धीमी सी लाइट दे रहा, 250 वोल्ट का बल्ब ज्यादा लाइट दे रहा, तो 250 वोल्ट वाले में इंटेंसिटी ज्यादा। इंटेंसिटी क्या होती है? इट इज नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इसका सिंपल सा मतलब कह सकती हूँ कि 250 वोल्ट वाले में फोटोन्स का नंबर ज्यादा है, मतलब जो फोटोन्स बाहर निकल रहे हैं उसका नंबर ज्यादा है। सिंपल सी बात, हो गया समझ? तो अब देखो, जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो बेस्ड किस पर है? फोटोन्स पे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द फोटोन्स ओनली, करेक्ट? तो अब देखो, हमारा करंट की प्रोडक्शन हो रही है, हमारा करंट प्रोड्यूस हो रहा है। मैंने कहा माइक्रोमीटर में हमारा करंट प्रोड्यूस होता है। तो देखो हमारा जो फोटो करंट है और उसका इंटेंसिटी के साथ वेरिएशन देखते हैं हम। तो देखो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी, मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बढ़ते जाएंगे, तो फोटो करंट बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? देखो यार, अगर मैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, सबसे पहले फोटोन्स अगर ज्यादा यूज करूंगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सिंपल सी बात, इलेक्ट्रॉन्स जो है
वो ज्यादा इजेक्ट होंगे। देखो मैं कह रही हूँ एक तरफ मैं सिर्फ एक पत्थर मारती हूँ तो उससे ज्यादा से ज्यादा 2 पत्थर हिल जाते हैं, करेक्ट, 2 पत्थर हिल जाते हैं। दूसरे सीन में मैं कह रही हूँ कि मैं एक बार में ही 6-7 पत्थर मारूंगी, तो 6-7 पत्थर मारने से मेरे 5-6 पत्थर से ज्यादा पत्थर हिलेंगे, करेक्ट। तो वही चीज है, जब मैं कम फोटॉन्स को यूज करती हूँ तो कम इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। कम इलेक्ट्रॉन्स का मतलब करंट भी कम। और वहीं जब मैं ज्यादा फोटॉन्स को यूज करती हूँ, ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के कारण इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ज्यादा होंगे, तो इसके कारण करंट दैट इज फोटो करंट भी ज्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे इंटेंसिटी के बढ़ाने से हमारा फोटो करंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करी, वो भी डायरेक्टली इंक्रीज करी है। मतलब जैसे जैसे करंट बढ़ाते जाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, करंट जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। इजी। नाउ सेकेंड थिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। कहते हैं अगर हम इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो क्या करंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो इसको समझते हैं। यहां से एक एनर्जी आ रही है h न्यू, ठीक है, इसने मेरे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। अगर मैं न्यू की वैल्यू बढ़ा दूं तो क्या ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने एच न्यू का एक फॉर्मूला देखा है, दैट इज एच न्यू इज बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो कहते हैं अगर हम एच न्यू की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी तो सेम ही रहती है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी मैंने बोला एक बाहर के अगर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना, अगर मैं सेम शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की, वैलेंस शेल की बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी सेम ही रहेगी। तो एच न्यू के बढ़ने से कौन बढ़ेगा? काइनेटिक एनर्जी ही। दैट मीन्स कि न्यू की वैल्यू को इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती है। काइनेटिक एनर्जी जो होता है इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने से देखो हाफ भी सेम, एम की वैल्यू भी सही, तो कौन बढ़ेगा? वेलोसिटी इंक्रीज करती है। तो मतलब फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करती है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड से भागेगा। मतलब ज्यादा स्पीड से कोई लाइट आके बजी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड से भागेगा, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे ऐसा कुछ नहीं लिखा। एक फोटोन आया, एक इलेक्ट्रॉन, अगर एक फोटोन आया तो वो एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेगा। अगर हम न्यू की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तब भी एक ही फोटोन आएगा ज्यादा एनर्जी के साथ, तब भी वो एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन तो एक ही निकल रहा है, तो करंट की प्रोडक्शन तो वही होगी, करेक्ट। तो करंट की प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज इंक्रीज और डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी अफेक्ट्स द स्पीड एंड नॉट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। डन विद दिस, नो प्रॉब्लम अबाउट इट। नंबर 2, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से देखो हमें फोटोग्राफ में ध्यान दिया होगा, हमारे पास यहाँ है बैटरी लगाई है, मैंने यहाँ पे मान लो 10 वोल्ट दिया, फिर 20 वोल्ट दिया, 100 वोल्ट दिया, क्या फर्क आएगा? देखो हम एक एक्सप्रेशन ना 9-10 से करते आते हैं, दैट इज V इक्वल्स टू IR। यहाँ V है वोल्टेज, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, I है करंट। यहां हम R को अगर नहीं भी कंसीडर करते, मुझे ये पता चलना चाहिए V और I का एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर मैं V की वैल्यू बढ़ाती हूं तो करंट प्रोडक्शन बढ़ेगी ही। तो कहते होगा क्या? देखो ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस करंट प्रोडक्शन इंक्रीजेस। कहते देखो यहां है, मान लो मेरा 0 से मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना शुरू किया, कहते मैं जैसे जैसे करंट बढ़ा रही हूँ, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रही हूँ, यहां से स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रही हूँ ना, करंट भी इंक्रीज कर रहा है। बट फिर एक ऐसा टाइम आता है जब पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने पर भी करंट इंक्रीज नहीं करता। मतलब यहाँ इस पॉइंट पर एक ऐसा करंट अटेन हो गया है जो अब आगे जितना मर्जी मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाई जाऊं बढ़ नहीं रही उसकी वैल्यू। यहाँ मेरा वोल्टेज है, यहाँ मेरी करंट है, मैं करंट लिख रही हूँ। यू कैन राइट फोटो करंट इन दिस एरिया, और इसको मेजर करते हैं म्यू ए में, करेक्ट। तो यू कैन राइट इट लाइक दैट। और अब ये जो करंट है ना, फिक्स्ड करंट, तो ये करंट की वैल्यू को कहते हैं सैचुरेशन करंट। तो ये सैचुरेशन पॉइंट कुछ याद है जब नींबू पानी में चीनी मिलाते हैं, 1 चम्मच चीनी डाली, 2 चम्मच डाली, तीसरे चम्मच डालने पे थोड़ी सी चीनी मिलती नहीं है, फिर उसको और घोलने की कोशिश भी करते हैं तो भी वो तीसरे चम्मच की चीनी नीचे इकट्ठी हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? पानी का उस टेम्परेचर पर उस मटेरियल के साथ एक सैचुरेशन पॉइंट अचीव हो चुका है। अब
जितना मर्जी चीनी डालने की कोशिश कर लो, सेम टेम्परेचर अगर आप मेंटेन कर पा रहे हो तो जितनी मर्जी चीनी डालने की कोशिश कर लो, जितना मर्जी आप अपना टाइम वेस्ट कर लो उस पर, तो जो घुलने की वैल्यू है, मिठास जो है वो ज्यादा पानी में नहीं घुलने वाली, और मतलब चीनी पानी में और नहीं घुलेगी, एक सेचुरेशन पॉइंट अटेन हो गया है। तो उसी तरह वोल्टेज जितना मर्जी सेचुरेशन पॉइंट के अबाउट बढ़ाई जाओ, इसके बाद चाहे आप इसको यहां तक भी ले आओ, पर करंट की जो वैल्यू है वो, ये देखो यहां पे मैं ड्रॉ करूं तो ये वैल्यू ही फिक्स्ड रहेगी। देखो यही वैल्यू फिक्स्ड है आगे चल के, तो ये वैल्यू फिक्स हो जाती है। बट अब ये कह रहे हैं, ये तो था हमारा पॉजिटिव में, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इतना तो पता ही है सबको, एक्स एक्सिस पे ये 0 से लेके आगे तक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। कहते हैं अगर मैं वोल्टेज को कम करूं, अगर मैं वोल्टेज को, देखो पहली बात है कि वोल्टेज इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज करता है, पहला पॉइंट। नंबर 2, डिफाइन द सैचुरेशन करंट, कि सैचुरेशन करंट इज द करंट एट आफ्टर विच द वैल्यू ऑफ इज द करंट आफ्टर विच द वैल्यू ऑफ, if the value of potential difference is increased, there is no change in current. ठीक है, the point after which there is no change in current even after the potential difference is increased, तो वो हो गया हमारा saturation point या saturation current. नंबर 3 कहते हैं अगर हम वोल्टेज को कम करते हैं बिलो 0 वोल्ट्स, तो होगा क्या, हमारा करंट भी डिक्रीज करने लगता है। एंड फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे जिस वोल्टेज के लिए करंट की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। मैं करंट इसको ऐसे लिख रही हूं, बल्कि इसको ऐसे नहीं लिखने के बदले मैं एम्पियर 0 एम्पियर लिख सकते हैं कि 0 एम्पियर हो जाती है, 0 माइक्रो एम्पियर हो जाती है। करंट के लिए आई ही यूज कर लेते बेटर रहेगा, 0 माइक्रो एम्पियर हो जाती है वैल्यू। कहते द पोटेंशियल एट विच द वैल्यू ऑफ द करंट इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिकम्स 0, तो दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड V0 और द स्टॉपिंग पोटेंशियल। कहता है V0 या कह लो स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ऐसा पोटेंशियल है जिसे अटेन करने पर सैचुरेशन करंट, जिसको अटेन करने पर कंप्लीट हमारे फोटो करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। कहते हैं अगर इसके बाद अगर आगे आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे ना, मतलब और कम और कम और कम करते जाओगे, तो भी करंट की वैल्यू जो है वो 0 ही रहेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट को पढ़ भी लेते हैं जो लिखा है मैंने। ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस करंट प्रोडक्शन इंक्रीजेस एंड देन इट ऑब्टेन्स अ कांस्टेंट वैल्यू। द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द करंट इज कॉल्ड द सैचुरेशन करंट। व्हाइल डिक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस टू नेगेटिव वैल्यू, करंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एंड वैल्यू गेट्स 0। तो यही हो रहा है, यहाँ करंट है, यहाँ वोल्टेज, ये नेगेटिव VO की वैल्यू, यहाँ देखो इंक्रीज करने से इंक्रीज कर रही है, फिर सैचुरेशन करंट अटेन हो गया, डिक्रीज करने पर VO वैल्यू के बाद करंट की वैल्यू आई होगी, VO वैल्यू पर ही करंट की वैल्यू 0 हो गई। ओके, नेक्स्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? द नेगेटिव पोटेंशियल एट विच द वैल्यू ऑफ करंट बिकम्स 0 इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। वो पूरा करंट को कट ऑफ कर देता है। अब 2 पॉइंट्स और हैं। क्या पॉइंट्स हैं? इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। कहता है कि इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट होता है, क्या इंटेंसिटी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगी या नहीं। तो कहते हैं ग्रेटर द इंटेंसिटी ग्रेटर इज द सैचुरेशन करंट बट वैल्यू ऑफ VO दैट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड ऑन वेयरिंग द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी। देखो अब तक हम कितने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हमने बोला फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी, फिर फोटो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, फिर फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ, या हम कह सकते हैं इंटेंसिटी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल में ग्राफ। होगा क्या, देखो ये मेरा इंटेंसिटी, ये मेरा वोल्टेज, ये मेरी करंट, ये मेरा वोल्टेज। अब अलग अलग इंटेंसिटी के लिए मेरे पास अलग अलग ग्राफ्स आ रहे हैं। बट देखो यहाँ पर सैचुरेशन करंट मेरे सबसे मान लो मैंने स्टार्टअप किया है विद इंटेंसिटी 100 यूनिट्स, तो 100 यूनिट से मैंने स्टार्टअप किया, एक ग्राफ आ गया। फिर 200 यूनिट्स किया, दूसरा ग्राफ। 300 किया, तीसरा ग्राफ। 400, 500, 700, 1000, 10,000 तक करने पर मेरे ग्राफ बदल रहे हैं, लेकिन ग्राफ में बदल क्या रहा है? सिर्फ सैचुरेशन करंट। जैसे जैसे करंट इंक्रीज किया जा रहा है, सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ रही है, इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही हूँ, सैचुरेशन करंट की इंटेंसिटी बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है। बट पोटेंशियल जो है ना, नेगेटिव पोटेंशियल हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसकी वैल्यू सेम है। तो हम कह सकते हैं इंटेंसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फोटो करंट। इंक्रीज इन इंटेंसिटी इंक्रीजेस फोटो करंट, डिक्रीज इन इंटेंसिटी डिक्रीजेस फोटो करंट, बट इंटेंसिटी हैज गॉट नथिंग टू डू विद द स्टॉपिंग पोटेंशियल।
either on increasing or decreasing the value of intensity, the value of stopping potential remains undisturbed. तो ये पॉइंट हम इनके ऑपोजिट से याद कर सकते हैं. सिमिलर इज फॉर द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द स्टॉपिंग पोटेंशियल. सिमिलर का मतलब यहां पर फ्रीक्वेंसी का फोटो करंट पे कोई इफेक्ट नहीं था, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे होगा. अब देखो हो क्या रहा है, हमने 3 फ्रीक्वेंसीज ली हैं. एक मान लो 10 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज. हम चलो थोड़ा ज्यादा डिफरेंस ले लेते हैं. 50, 100, 150 हर्ट्ज लिया है, तो कहते हैं इसका ग्राफ में एक वेरिएशन है. क्या वेरिएशन है? सैचुरेशन करंट तो सेम है. सैचुरेशन करंट ना थोड़ा ऐसा जाएगा, ये नीचे वाला कर्व नहीं बल्कि ऊपर वाला कर्व आएगा. पहले थोड़ी वैल्यू इंक्रीज करेगी, देन कांस्टेंट हो जाएगी. करेक्ट. ओके. तो कहते हैं सैचुरेशन करंट की वैल्यू जो है वो सेम रहती है. इंटेंसिटी में सैचुरेशन करंट वेरी कर रहा था. यहां पे अगर हम फ्रीक्वेंसी वेरी करते हैं तो सैचुरेशन करंट सेम रहता है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलता है. तो इसका मतलब अगर मैं अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की लाइट को यूज करूंगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब ऐसी वैल्यू जिसपे करंट की वैल्यू 0 होती है वो अलग अलग वोल्टेजेस में मिलेगी. लेकिन अगर मैं लाइट की 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 300 वोल्ट को यूज कर रही हूँ फ्रीक्वेंसी सेम रखते हुए, तो एक ही वोल्टेज पर तीनों की तीनों एक ही वोल्टेज पर मेरे को 0 करंट ला कर देंगी. ठीक. ओके. नाउ effect of frequency on stopping potential is done. A few 5 to 10 minutes more topic is done. Rest. Okay, तो ये सब बातें वही हैं. Intensity of incident radiation, potential difference between the plates, effect of intensity on stopping potential. Okay, तो इसी में हमारा एक पॉइंट है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल की. इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट होता है. कहते देखो ये पैरा पढ़ते हैं इसके लिए. व्हेन द पोटेंशियल इन द सर्किट इज इक्वल टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल. कहता है जब हमारा पोटेंशियल हम सिर्फ इतना लगा रहे हैं कि वो स्टॉपिंग पोटेंशियल की इक्वल है, देयर इज नो करंट इन द सर्किट. ये बात तो हो गया. मैंने बोला जब स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो उस टाइम पे करंट नहीं फ्लो करता सर्किट में. दिस शो दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज एबल टू स्टॉप इवन द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन. हाँ, बात तो सही है. इसका यही मतलब हुआ ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल आने पर करंट 0 हो जाता है. इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल को रोक रहा है. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इनफ टू स्टॉप द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो हेंस द रिटार्डिंग वर्क डन बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ये बात समझते हैं. अब देखो ये मेरा इलेक्ट्रॉन चलते हुए आ रहे हैं. ये आ रहा है इलेक्ट्रॉन, मान लो कोई एक छोटी एनर्जी का. ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है थोड़ी और बड़ी एनर्जी का. ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है बहुत बड़ी एनर्जी के साथ. लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल इन सबको मूव करने से रोक देता है. ठीक है. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सबको मूव करने से रोक रहा है, मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी को 0 कर देगा. स्टॉपिंग पोटेंशियल इन सबकी काइनेटिक एनर्जी को 0 कर देता है, तभी तो ये आगे मूव ऑन नहीं कर सकते. तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, एंड मोर ओवर स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी होगा. ठीक है. क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इस डायरेक्शन में जा रही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इस डायरेक्शन में लगकर इनको रोक देगा. तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इट शुड बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ओनली. ठीक है. तो ये मैंने नेगेटिव आपको सिर्फ डायरेक्शन के लिए, हियर नेगेटिव इज टू शो द ऑपोजिट डायरेक्शन ओनली. ठीक है. तो हम इसको डायरेक्टली विदाउट नेगेटिव साइन भी लिख सकते हैं. दैट इज ई वी नॉट. ई वी नॉट क्या है हमारा? एनर्जी ड्यू टू द वी नॉट पोटेंशियल, दैट इज इक्वल टू ई के मैक्स विच इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर. हमने यही बात की ना कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोकेगा. तो ई वी नॉट की वैल्यू आ गई हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर. तो यहां से वी मैक्स की वैल्यू आ जाती है. द वेलोसिटी विद विच द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई 2 इंटू ई इंटू वी नॉट डिवाइडेड बाई एम. अब यहां पर एक टर्म इंट्रोड्यूस हुई है स्मॉल ई, तो दैट इज अ चार्ज. और तो ये चार्ज की वैल्यू आज में हम फिट इन कर देंगे 1.67 इंटू 10 टू द पावर 1.67 इंटू 10 टू द पावर -19. ठीक है. तो यहाँ पे ये ई की वैल्यू आ जाती है. तो यहां से हम वी मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द न्यूमेरिकल्स. इसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का स्टॉपिंग पोटेंशियल पे इफेक्ट वो हमने कर लिया. इसके बाद हमारे पास है थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ईच मटेरियल. कहता ये बात मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी कि हर मटेरियल के, जैसे मैंने सोडियम की एग्जांपल लेकर कहा था, तभी मैंने आगे बोला था कि सभी मटेरियल के लिए अलग अलग होती है. थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द सर्फेस ऑफ द मेटल. ई की वैल्यू क्या होती है? देखो बी ई प्लस के ई मैक्स. ठीक. तो ई की वैल्यू लिख दी एच न्यू
बीई, बाइंडिंग एनर्जी को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करूंगी, के मैक्स ऊपर ही करके आया, इट इज इक्वल टू ई वी नॉट। तो यहां से वी नॉट की वैल्यू निकाली जा सकती है, दैट विल बी इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय ई इंटू न्यू माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय ई। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ वी नॉट, दैट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहां से स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। वी मैक्स एंड वी नॉट का रिलेशन आया है 1, वी नॉट एंड बाइंडिंग एनर्जी एंड न्यू का रिलेशन आया 2। तो दो रिलेशन अभी के अभी 2 मिनट के अंदर हमने किया है। इसके अलावा अब हमारे पास है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की लॉ क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का। मैं ये क्वांटम एक्सप्लेनेशन के बाद ही सेम लॉज रिपीटेड है वो मैं समझा दूंगी। ओके, क्वांटम एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? बड़ी इजी है क्वांटम एक्सप्लेनेशन, लेकिन एग्जाम्स में देनी भी जरूरी होती है। Number 1, light incident on a metal surface is absorbed in discrete manner in the form of photons. Each photon has energy h nu। जो लाइट हमारी मेटल सरफेस पे आ रही है वो डिस्क्रीट मैनर में आती है, इन टर्म ऑफ फोटोन आती है, फोटोन की एनर्जी h न्यू होती है, ये मैं बता चुकी हूँ। इसके बाद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज यूज्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। कहते हैं जो भी फोटोन की एनर्जी थी उसमें से बाइंडिंग एनर्जी जितनी एनर्जी यूज होती है इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करने के लिए, उसके बाद द रिमेनिंग एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एंड एच न्यू मतलब टोटल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस बीई होता है। तो पहली बात बहुत आसान, एच न्यू एनर्जी से एक फोटोन आ रहा है। नंबर 2, बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम करेगा। नंबर 3, काइनेटिक एनर्जी को ओवरकम मतलब काइनेटिक एनर्जी की तरह इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाएगा। अब द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द लीस्ट टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन डिनोटेड बाय W इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू किक आउट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल। ठीक है, डन। तो यहाँ एच न्यू को लिख सकते हैं हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू। तो कहते हैं अगर ऐसा कोई केस है जिसमें आपने सिर्फ इतनी ही एनर्जी प्रोवाइड की है कि वो बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम कर सके, तो वो हो जाएगी एच न्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू का सीन। ठीक है, तो हम उसे लिखेंगे डब्ल्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। यहाँ न्यू नॉट क्या है? हमारी थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज लीस्ट फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड। तो बाइंडिंग एनर्जी किसकी इक्वल होती है? एच इंटू न्यू नॉट, दैट इज एच हमारा फ्लैंक कांस्टेंट, न्यू नॉट हमारा लीस्ट फ्रीक्वेंसी जो कम से कम चाहिए, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये होती है हमारी बाइंडिंग एनर्जी के लिए फॉर्मूला। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज एच न्यू इक्वल्स टू हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर प्लस एच न्यू नॉट। हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर आ गया, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो देखो यहां से ही हमारे पास और भी चीजें समझ आती है, मैं 2 मिनट में समझाती हूँ उसे भी। नंबर 1, सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन है हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, इसे कहते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। लिखने के बाद ये लाइन लिखनी जरूरी है। आगे 4 पॉइंट्स है, इसको मैं लर्न करती हूँ बाय FITTF, फिट TF। कैसे? सबसे पहले है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे। द हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू ग्रेटर इज द एनर्जी एच न्यू। कहते देखो अगर न्यू हमने ज्यादा प्रोवाइड किया है, ठीक है, तो एच न्यू की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। फिर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, क्योंकि एच न्यू नॉट तो फिक्स ही वैल्यू है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट की वैल्यू ज्यादा, तो मतलब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की ज्यादा होने पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। ये बात मैंने पहले बताई थी, ठीक है, जो हमने ग्राफ डिस्कस किए थे। नंबर 2, इसके बाद हमारे पास है इंसिडेंट इंटेंसिटी FI। तो इंटेंसिटी का क्या वेरिएशन है? कहते हैं जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बढ़ जाएंगे, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इमिट होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। नंबर 3, टाइम डिले। ये प्रोसेस एकदम इंस्टेंटेनियस है, ऑन द स्पॉट लाइट ऑन की, ऑन द स्पॉट स्टार्ट हो गया करंट प्रोडक्शन, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, देर इज नो टाइम डिले, FIT हो गया। नाउ लास्ट इज TF, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करनी है। कहते हैं कि कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ही चाहिए, उससे कम अगर आपने फ्रीक्वेंसी दी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। कैसे नहीं निकल पाएगा? मान लो एच न्यू है 10 और एच न्यू नॉट है 20, तो 10 माइनस 20 कितना हो गया? -10। किसी की काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है? नहीं, तो जिसके कारण हम बोलेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी थी। सो दिस एंड्स द टॉपिक, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। यू फील फ्री टू ask the question in the comment section and do like the video if you like the content.